Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to learn about Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो हमने सीरीज शुरू की है इंडियन पॉलिटी की, उसका 27th चैप्टर है ये। सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन का एपिक्स बॉडी है। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स हैं वो तीन हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पे एक्सिक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी हमारी जो है वो इंटीग्रेटेड है और एपेक्स पे बैठा है सुप्रीम कोर्ट। सबसे टॉप लेवल पे जो कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसके वेराइड फंक्शंस हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बहुत सारी चर्चाएं इसके बारे में हम करेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे। तो वेलकम, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इससे क्या है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम से जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। एंड मेरा प्रयास ये है कि आपको मैं नोट्स इतने सॉलिड दे दूं, इतने अच्छे नोट्स दे दूं कि आपको भटकना ना पड़े इधर उधर। यूपीएससी के रिसोर्सेज के लिए बहुत लोग भटकते हैं, किताबों को ढूंढते रहते हैं, बहुत सारा मटेरियल हो जाता है बट रिवाइज नहीं कर पाते हैं। बट रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो रिवीजन के लिए मैं नोट्स दूंगा पीडीएफ के तौर पे, लास्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स तो नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। तो पहली बात जो ये है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि हमारा जो सिस्टम है जुडिशरी का वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब हमारी जो जुडिशरी है इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग अलग काम नहीं करती, इंटीग्रेटेड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारा टॉप पे बैठा है, ऐसे है हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से नीचे लोअर कोर्ट्स जो होते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, ऐसे, जिसको हम ओवरऑल लोअर कोर्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की है हमारी। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, मिडिल में है, और उससे नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जो ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इस सुप्रीम कोर्ट वाले सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से लॉज को इम्प्लीमेंट कराता है, इन्फोर्स कराता है, तो बेसिकली सेंट्रल लॉज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, प्लस स्टेट लॉज। तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो जुडिशरी से बाहर, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख से बाहर नहीं हो सकता है, वो चाहे सेंट्रल लॉ हो या फिर स्टेट लॉ हो। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इन लॉज को देखती है, किस लिए? ताकि इनकी वैलिडिटी चेक कर सके। वैलिडिटी मतलब कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से है या नहीं है, तो इसकी जांच करना सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। तो सारे एक्ट्स को ये बेसिकली देखते रहती है। अगर कोई पिटीशन इसके पास आता है तो उस पर डेफिनेटली उस पर निर्णय लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसके इनॉग्रेशन का, तो 28 जनवरी वो डेट है 1950 को, जब सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था। लेकिन इसने बेसिकली सक्सीड किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके द्वारा इसका गठन हुआ था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसको सक्सीड कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको टेक ओवर कर लिया, सक्सीड कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और एक डिफरेंस बहुत बड़ा है, अगर बात करेंगे क्या डिफरेंस रहा फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, तो मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि जो ज्यूरिडिक्शन है हमारा सुप्रीम कोर्ट का वो ग्रेटर है अगर बात करें फेडरल कोर्ट की। तो किस मामले में ग्रेटर है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है उसने रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो होता क्या था कि 1935 के एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट तो बना दिया हमने, लेकिन जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था उस समय 1935 के एक्ट के समय वो ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल था। ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल था। अब ये होता क्या है, ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल क्या था? तो बेसिकली यहाँ पे जो सीनियर जो लीडर्स होते थे, सीनियर लीडर्स होते थे जो ब्रिटेन के, उनका एक काउंसिल बनाया गया था सीनियर लीडर्स का,
और वो लोग अल्टीमेट अथॉरिटी थे, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, तो कोई लास्टली इन्हीं के पास जाता था, कहीं से भी डिसीजन हो जाए तो इनके पास ये पावर होता था ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल के पास कि उसको चेंज कर सकते थे किसी भी डिसीजन को। तो उस समय ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस कर दिया इस ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को और खुद बन गया हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। आज की डेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को बताता है, जताता है कि ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट, आर्टिकल 124 अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स को रखा गया आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में। एंड पार्ट 5 वो पार्ट है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स को रखा गया है। इसमें बताया क्या गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर एंड सो ऑन। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एक ऐसा शब्द है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे फंक्शंस, वेराइड फंक्शन प्ले करता है, एंड इन फंक्शंस को प्ले करते समय इसके ऊपर कोई दबाव ना रहे, किसी के इन्फ्लुएंस में काम ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर जुडिशरी ही किसी के इन्फ्लुएंस में, मान लीजिए गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में या फिर किसी भी बॉडी के इन्फ्लुएंस में काम करने लगी, तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा डेमोक्रेसी के लिए। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस बात को, इस डर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस दिया गया है। बहुत सारे एस्पेक्ट में इंडिपेंडेंस है, खैर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ पे देखिए, मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ कि 2019 में जो नंबर ऑफ जजेज हैं यहाँ पे 34 कर दिया गया, इंक्लूडिंग सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 34 टोटल, 33 प्लस 1 जिसको सीजेआई कहेंगे आप। ठीक है, आज के डेट में कंपोजिशन है। इसको बेसिकली बढ़ाया गया था, 31 से 34 किया गया था। इससे पहले जो नंबर हुआ करता था 2019 से पहले, वो 31 हुआ करता था इंक्लूडिंग सीजेआई। अब इसको 34 कर दिया गया है। काफी दिनों से डिमांड कर रही थी सुप्रीम कोर्ट की हमारे नंबर कम है और इस वजह से काफी काम में दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंक्रीज कर दिया है। एंड ऐसा कई बार हुआ है। ओरिजिनली बात करें, जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट आया था तो 8 ही लोग थे इंक्लूडिंग सीजेआई। धीरे धीरे करके कई बार इसको बढ़ाया गया है और आज की डेट में स्थिति ये है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर्स, जो जजेस का नंबर है इंक्लूडिंग सीजेआई, वो 34 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 34 अभी कितने नंबर्स ऑफ जजेस हैं, तो 34 है। ये कई बार कई एग्जाम में आया भी है, तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कैसे होता है जजेस का अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग सीजेआई, तो देखिए, इसके लिए प्रोविजन ये है कि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आए कि हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो आपको आंसर लगाना है प्रेसिडेंट। अब स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है, चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट ही करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन with such judges of Supreme Court and High Court as he deems necessary। तो प्रेसिडेंट जिन जजेस को चाहते हैं उनसे कंसल्टेशन लें, उनके साथ कंसल्टेशन लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है, अदर जजेस को अगर अपॉइंट करना हो तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा, बट अगेन कंसल्टेशन करना पड़ेगा उनको सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। तो प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ और भी जजेस का कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन सीजेआई का कंसल्टेशन कंपल्सरी है। एंड जो कंसल्टेशन लेंगे प्रेसिडेंट सीजेआई का, वो ऑब्लिगेटरी होगा, मतलब वो ऑब्लिगेटरी है। प्रेसिडेंट को जब भी किसी जज का अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें सीजेआई का कंसल्टेशन ऑब्लिगेटरी है, इसके बिना वो नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंट्रोवर्सी काफी रही है ओवर द मैटर ऑफ कंसल्टेशन। जो कंसल्टेशन सीजेआई से प्रेसिडेंट करते हैं उसमें काफी कंट्रोवर्सी देखी गई है ओवर द पीरियड। तो देख लेते हैं क्या क्या कंट्रोवर्सी रही है। तो फर्स्ट जज केस इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो कि 1982 में हुआ था।
और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो कंसल्टेशन होगा डज नॉट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ठीक है, जो कंसल्टेशन होता है प्रेसिडेंट जो करते हैं वो ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, मतलब आइडियाज एक्सचेंज कर लेते हैं कि क्या इसको करना चाहिए, क्या इसको नहीं करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंकरेंस चाहिए, मतलब कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस, ऐसा माना गया था फर्स्ट जजेस केस में 1982 में जो हुआ था। लेकिन इसको बदल दिया गया, इसको बदला गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बदल दिया सेकेंड जज केस में। द कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर रूलिंग फ्रॉम कंसल्टेशन टू कंकरेंस। बोला गया जो कंसल्टेशन अब होगा सेकेंड जो जज केस था 1993 में, वो भैया कंकरेंस है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ व्यू की तरह नहीं लिया जाएगा, कंकरेंस से ही अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ व्यू वाली बात थी उसको रिवर्स कर दिया सेकेंड जज केस में। बट द सीजेआई चीफ जस्टिस वुड tender his advice on the matter after consulting two of his senior most colleagues। तो देखिए यहाँ पे नई बात ऐड कर दी गई कि जो सीजेआई अपना जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो उसके पीछे भी कुछ बेसिस होना चाहिए। उसके पीछे बेसिस ये है कि वो कंसल्ट करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट दो जजेज होंगे, उनका कंसल्टेशन होना चाहिए, तभी ये मैटर को बेसिकली कॉन्करेंस की तरह माना जाएगा। नेक्स्ट आता है अगेन थर्ड जज केसेस में 1998 में। यहाँ पे क्या हुआ, कंसल्टेशन ऑफ प्लुरैलिटी जजेस। यहाँ पे क्या होगा, एक कॉलेजियम बना के कंसल्ट ए कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पहले जो बोलता था दो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीनियर होते थे उससे सीजेआई कंसल्ट करते थे, लेकिन अब बोला गया कि 4, एक कॉलेजियम बनाइए और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आप कंसल्ट कीजिए और प्लुरैलिटी पे ही मतलब वोट होगी। अगर मान लीजिए इनमें से 4 में से 2 ने फेवर किया किसी पर्टिकुलर जज का के फेवर में दिया वोट, और मान लीजिए 2 ने इसके फेवर में नहीं दिया, तो यहाँ पे मैटर जो होगा वो डिसाइड नहीं हो सकता है। वो उस केस में माना जाएगा कि मतलब वो पर्टिकुलर जज जो है चुना नहीं जा सकता है किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे चुना नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम है 4 लोगों का, वो याद रखना 1998 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सरकार 2014 में लेके आई और इसके द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट पास किया गया 2014 में ही, जिसके अंतर्गत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, जो कि एक कमीशन बनी ताकि मतलब ये जजों की नियुक्ति कर सके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सीजेआई का जो राइट था, जो कंसल्टेशन का रिलेटेड टू जो कंसल्टेशन एडवाइस देते थे प्रेसिडेंट को, उसको खत्म करने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा। बोला गया कि अब जो अपॉइंटमेंट होंगे वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा होगा। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नल एंड वाइड घोषित कर दिया। बोला कि कहीं ना कहीं ये जुडिशरी के पावर को रिड्यूस कर रहा है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है। तो इसलिए ये ग्राउंड देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये दोनों 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड एनजेसीए एक्ट जो है वो दोनों को मैं नल एंड वाइड करता हूँ। तो इस वजह से क्या हुआ, जो पुराना कोलेजियम वाला 4 लोगों से कंसल्ट करेंगे सीजेआई एंड मेजोरिटी जो होगी उसके हिसाब से एक जज की नियुक्ति करेंगे, और मतलब बेसिकली ये एडवाइस कर देंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट जज की नियुक्ति कर लेंगे। तो पुराना सिस्टम को रीस्टोर कर दिया गया 2015 में, 2014 में जो कि चेंज किया जा रहा था। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ। अब मान लीजिए कि सीजेआई का कैसे अपॉइंटमेंट हुआ है, एक ट्रेंड देखेंगे। तो 1950 से लेकर 1973 के बीच में ऐसा ट्रेंड रहा कि वही सीजेआई बनेगा जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा, ऐसा फॉलो भी किया गया। लेकिन इसको फर्स्ट टाइम वायलेट कर दिया गया 1973 में, जब एएन रे को अपॉइंट कर दिया गया सुपरसीड करके 3 सीनियर मोस्ट जजेस को। तो 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनसे जूनियर थे एएन रॉय, और इनको सीधे बिठा दिया गया सीजीआई के पोस्ट पे। तो वायलेट कर दिया गया, जो सीनियर मोस्ट वाला जो ट्रेंड था उसको वायलेट कर दिया गया। दूसरी बार इसको वायलेट किया गया जब एमयू बेग 1977 में एक सीनियर
जज को सुपरसीड करके इनको बनाया गया, तो अगेन वायलेशन हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो भैया सुप्रीम है ही, उसने क्या किया, सेकेंड जज केस में 1993 में जो हुआ था, उसमें सीनियर मोस्ट जज वाला जो क्राइटेरिया है उसको बोला कि यही क्राइटेरिया रहेगा और अब सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। जो अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट जो करते हैं वो हमेशा अब आगे से 1993 के बाद से सीनियर मोस्ट जज का ही सीजीआई के तौर पे अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो ये चेंज आ गया। आज की डेट में यही होता भी है, जो सीजीआई बनते हैं सीनियर मोस्ट जज होते हैं। अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। तो जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो सिटीजन होने चाहिए हमारे देश के। दूसरे की वो एक जज हो हाई कोर्ट के, या फिर हाई कोर्ट के सक्सेशन में जज रहे हो फॉर 5 years, मिनिमम 5 साल के लिए। ये क्राइटेरिया हो गया सिटीजन प्लस, अगर ये क्राइटेरिया पूरा कर दिया, मान लो वो जज नहीं है हाई कोर्ट के, तो एक और ऑप्शन है और पे देख सकते हैं, और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो कितने साल, 10 साल के लिए। अगर ये भी नहीं है तो एक और ऑप्शन है सिटीजन हो और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर मानते हो कि जो मानते हैं कि मान लीजिए कोई बंदा सिटीजन है और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है उनके ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तो वो उसको डेफिनेटली एज ए जज नियुक्त कर सकते हैं। तो ये सारे क्वालिफिकेशन थे एक जज की। जज जब जज की नियुक्ति हो जाती है उससे पहले, अपने टेक ओवर करने से पहले ड्यूटी को, उनको बेसिकली सब्सक्राइब करना होता है ओथ एंड अफर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेसिडेंट के सामने करना होता है, या फिर प्रेसिडेंट किसी बंदे को, किसी पर्सन को अपॉइंट कर दे तो उनके सामने ओथ एंड अफर्मेशन लेना पड़ता है। इस ओथ एंड अफर्मेशन में वो लेते क्या है, वो लेते हैं ओथ की he has to bear true faith and allegiance to the constitution of India। तो ये जनरल सा है, सबको लेना पड़ता है, ये जो मतलब बड़े पोस्ट पे जाते हैं। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगेन सबको लेना होता है जो बड़े पोस्ट पे जाते हैं। देन टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस विदाउट फियर एंड फेवर। तो देखिए, अगर कोर्ट में जज है तो वो अगर फेवर और फियर से काम करने लगा तो काफी खतरा हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई राइट्स का वायलेशन हो या फिर कोई मैटर लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और वहां पे ये सोच के जाता है कि डेफिनेटली मेरे साथ न्याय होगा। न्याय तभी होगा जब मन में जजेस के फियर ना हो, फेवर ना हो, अफेक्शन ना हो और इल विल ना हो, या फिर और सारी चीजें जो होती हैं जो गलत होती है वो सारी नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट में वो एक और ओथ लेते हैं कि ही विल बेसिकली अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ डेफिनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलरीज कितनी मिलती है, अलाउंसेस क्या रहती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो देखिए, इसको डिटरमाइन किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि डिटरमाइन कर सकती है जजेस की सैलरी। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि इट कैन नॉट, पार्लियामेंट कैन नॉट बी, मतलब सैलरी जो है अलाउंसेस उसको वेरी नहीं कर सकती है टू देयर डिसएडवांटेज, मतलब जजेस के डिसएडवांटेज में वेरी नहीं की जा सकती बार बार, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तो उस समय मान लो उसको वेरी किया जा सकता है, लेकिन जनरल कंडीशन में पार्लियामेंट ऐसे नहीं कि मतलब जब मन किया तब वेरी कर दिया, कम कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज एंड अलाउंसेस, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 2008 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सैलरी थी पहले 1 लाख रुपए थी, इसको बढ़ा दिया गया, 2,80,000 कर दिया गया। तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ कमेंट सेक्शन में बताना तो काफी मतलब ज्यादा बढ़ाया गया। एंड जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट या सॉरी सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी पहले हुआ करती थी 90,000, उनको 2.5 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया। एंड पेंशन इनको अलाउड है 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी जो कि रही है किसी जज की, उसका 50% उनको पेंशन मिलता है। एंड कुछ अलग अलाउंसेस मिलते हैं जैसे समच्योरी अलाउंस एंड हाउसिंग एंड एक्सपेंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ये जनरल सी बात है, आपको समझ जाना चाहिए। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ जजेस। अब जजेस की टेन्योर क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, तो फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एक्सप्लिसिटली
कहीं भी मेंशन नहीं है कि क्या ड्यूरेशन रहेगा एक जज का, किस टेन्योर में काम करेंगे। लेकिन एक चीज है कि वो मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने रह सकते हैं। तो एज लिमिटेशन तो है, लेकिन टेन्योर फिक्स नहीं है। तो 65 साल से कोई ज्यादा हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हो सकता है। एंड ही कैन रिजाइन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। तो डेफिनेटली जब मन किया तो रिजाइन कर दो भाई। रिजाइन करने के लिए राइट मतलब एक लेटर एड्रेस करना पड़ेगा रिटर्न में प्रेसिडेंट को। और एक और बात बता दूं कि मिनिमम कोई एज यहाँ पे नहीं रखा गया है, मिनिमम एज कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वालिफिकेशन जो मैंने बताया 10 साल 7 साल, उसमें एज उनका ज्यादा हो ही जाता है। सीनियर मोस्ट जजेज ही बेसिकली सीनियर हो जाते हैं, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये बातें हैं सारी। आगे बढ़ते हैं। इनको जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के हटाया भी जा सकता है बाय प्रेसिडेंट, रिमूव करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट एक रिकमेंडेशन करेगी प्रेसिडेंट को कि हटाना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रोसीजर है जो मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। वो प्रोसीजर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इनका रिमूवल आसान नहीं होता है, लेकिन रिमूव किए जा सकते हैं। एक चीज और बता दूं यहीं पे कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल नहीं हुआ है। इनिशिएशन हुआ है वी रामास्वामी, आई थिंक वी रामास्वामी का हुआ था इनिशिएशन। इनको हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन और इनके चार्जेस भी प्रूव हो गए थे। मिसबिहेवियर आई थिंक इनका चार्ज था, प्रूव भी हो गया था। लेकिन कांग्रेस ने वोटिंग से भाग गई, बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं किया वोटिंग में, निकल गई, वोटिंग नहीं किया, तो ये बच गए बेचारे। तो आज तक किसी भी सीजेआई का या फिर किसी भी जज का सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल नहीं हुआ है, इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। तो रिमूवल ऑफ जजेस का एक प्रोसीजर है जो कि एक एक्ट में बताया गया है, जिसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट, 1968 का है ये। जजेस इंक्वायरी एक्ट। एक क्वेश्चन आता भी है कि रिमूवल किस एक्ट के द्वारा होता है, तो आंसर होगा जजेस इंक्वायरी एक्ट। ये रेगुलेट करता है प्रोसीजर को। तो इस प्रोसीजर को जानना थोड़ा जरूरी है ताकि डिटेल नॉलेज हो आपको। तो रिमूवल के लिए एक मोशन लाना पड़ता है पार्लियामेंट में। उस मोशन पे पहले 100 मेंबर्स का साइन होना चाहिए अगर वो मोशन लाया गया है लोकसभा में, और 50 मेंबर का साइन होना चाहिए अगर वो मोशन लाया गया है राज्यसभा में। तो दोनों हाउसेस में किसी जज के रिमूवल का मोशन लाया जा सकता है, लेकिन क्राइटेरिया अलग अलग है। 100 मेंबर द्वारा साइंड मोशन आएगा लोकसभा में, 50 मेंबर द्वारा साइन मोशन आ सकता है राज्यसभा में। स्पीकर या फिर चेयरमैन उसको के पास रखा जाएगा उस मोशन को। तो उस मोशन को बेसिकली स्पीकर या तो एडमिट कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए लोकसभा में आए तो स्पीकर जो है उसको एडमिट करे या रिफ्यूज करे, ये इनके ऊपर है। चेयरमैन अगर राज्यसभा में ये ऐसा मोशन आता है तो चेयरमैन के पास ये पावर है कि वो उसको एडमिट करे या फिर रिफ्यूज करे। नेक्स्ट आता है पॉइंट, यहाँ पे प्रोसीजर का ही पार्ट है। अगर मान लीजिए स्पीकर और चेयरमैन ने इसको एडमिट कर लिया तो उनको एक कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, स्पीकर को या फिर चेयरमैन को, जिस भी हाउस में आया है ये, उनको एक 3 मेंबर की कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें जो मेंबर्स होंगे एक तो चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं पहले जो मेंबर होंगे। दूसरे एक चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के, वो जरूरी है, किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, एक ऐसे बंदे होने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश्ड हैं, जो मतलब ज्यूरिस्ट बहुत ही खतरनाक वाले हैं, जिनको अच्छा खासा नॉलेज हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो वो। तो ये कमिटी बेसिकली जांच करेगी चार्जेस जो लगाए गए हैं, एंड जो चार्जेस हो सकते हैं वो मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, 2 ही ग्राउंड पे हटाया जा सकता है जजेस को सुप्रीम कोर्ट के। दो ग्राउंड जो है इंपॉर्टेंट है, इनकैपेसिटी, या तो वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर मिसबिहेवियर। ये 2 ही ग्राउंड है जिसके ग्राउंड के दम पे इन जजेस को हटाया जा सकता है। तो ये जो कमिटी है ये फाइंड करेगी कि वेदर सही में मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का केस है क्या। अगर इन्होंने पाया कि रियली है एक केस, तो ये फिर क्या करेंगे, मोशन को ये बता देंगे कि हाँ भाई है, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है। तो इसके बाद जो मोशन आया है उसको दोनों हाउसेस में पास किया जाएगा, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये है कि जितना मेंबरशिप है उसका 50% एटलीस्ट
और जितने लोग हैं उस समय प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसका 2/3 सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये स्पेशल मेजोरिटी होता है, पहले भी मैंने बताया है। एंड अगर ये पास हो गया मोशन, तो उसके बाद एक एड्रेस किया जाएगा, एड्रेस भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को कि भाई साहब ऐसे से हो गया है एंड मोशन पास हो गया है। उसके बाद प्रेसिडेंट डेफिनेटली रिमूव कर देंगे किसी भी जज को। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज तक मैंने जैसे शुरू में ही बताया था, नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, तो बहुत अच्छी बात है। इस इनके कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस को दिखाता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिखाता है कि भाई बहुत मुश्किल है इनको हटाना। ये अच्छी बात है इनफैक्ट, इसीलिए इस वजह से क्या है कि ये लोगों के मन में रहेगा कि भाई हम लोग किसी के फेवर में काम नहीं करना है, हमें कोई नहीं हटा सकता, ऐसे नहीं। एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी एक प्रोविजन है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो जब मान लीजिए कि कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज का सीट वैकेंट है उस केस में, या फिर कुछ और भी केसेस मैं बताता हूँ, तो अपॉइंट कर सकते हैं एक जज को जो कि सुप्रीम कोर्ट है के जज हो, उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। व्हेन ऑफिस इज वैकेंट, जब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो ऑफिस है वो वैकेंट हो, उस केस में। दूसरा टेम्पोरली अब्सेंट हो, किसी भी वजह से अब्सेंट है, मान लीजिए सीजेआई, तो उस केस में भी। या फिर जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी ड्यूटीज को, अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, किसी वजह से इलनेस वगैरह या फिर कई कारण हो सकते हैं। तो ये 3 ग्राउंड है जिसपे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट को द्वारा, एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है एडहोक जजेस। क्या है भैया, ये टर्म आता है कई बार। एडहोक जज ऐसा जज होते हैं, ऐसे जज होते हैं जब भी लैक ऑफ कोरम होता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जो नंबर्स है वो बहुत कम हो जाए सुप्रीम कोर्ट का, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं एक जज को, जो कि हो सकते हैं वो हाई कोर्ट से, फ्रॉम हाई कोर्ट, ठीक है। टेम्पोररी पीरियड के लिए कर सकते हैं, डेफिनेटली टेम्पोररी पीरियड के लिए एडहोक जज की तरह कर सकते हैं पॉइंट। लेकिन इसके लिए इनको कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट से इन्होंने ये लेना है बंदे को, एंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इससे पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट, प्रीवियस कंसेंट चाहिए। तो एडहोक जज के बारे में अभी मैंने बताया। नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको रिटायर्ड जज क्या होता है। रिटायर्ड जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप टेम्पोररी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाइए, लेकिन इसके लिए प्रीवियस कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का, और उस बंदे का भी जो कि रिटायर्ड जज है, तो उसका भी कंसेंट चाहिए कि आप बनना चाहते हो कि नहीं। तो कई बार इसलिए होता है जब कोरम की कमी होती है, सुप्रीम कोर्ट में नंबर्स कम होते हैं जजेस के, तब रिटायर्ड जज को भी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए, टेम्पोररी पीरियड के लिए ज्वाइन कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज। तो लेकिन इनके कुछ पावर्स कम हो जाते हैं रिटायर्ड जज के, वो अलग मैटर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक सीट है, मतलब कहाँ बैठती है सुप्रीम कोर्ट, तो दिल्ली में बैठती है। लेकिन पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी दूसरे प्लेस या फिर प्लेसेस को। कई सारे प्लेसेस भी हो सकती हैं जो कि सीजेआई डिसाइड कर सकते हैं कि ये भी हमारा सीट है, तो ये चाहें तो किसी भी शहर को अपना सीट बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली इनका सीट है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे ये लोग बैठते हैं, जहाँ पे काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट, सीट जिसको कहते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो क्या प्रोसीजर फॉलो करती है सुप्रीम कोर्ट, कैसे काम करती है, इसको मैं अभी बताता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट कैन विथ अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर regulating generally the practice and procedure of the court। तो देखिए कोर्ट की प्रैक्टिसेस जो है, जनरल प्रैक्टिसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन, काम करने का तौर तरीका जो है, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वगैरह वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर सकती है, बट ट्रायल थोड़ा अप्रूवल चाहिए उसके लिए, प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जब भी आती है या फिर रेफरेंसेस जब भी आती है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि प्रेसिडेंट भेजते हैं अंडर आर्टिकल 143, तो प्रेसिडेंट के पास कंसल्टेटिव पावर है, मतलब कि वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या फिर रेफरेंसेस।
वो जब भी आता है सुप्रीम कोर्ट के पास तो उसको डिसाइड किया जाता है बाय ये बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। तो ये क्राइटेरिया है भाई साहब, इसको याद कर लेना कि जब भी कोई अंडर आर्टिकल 143 कोई मैटर्स प्रेसिडेंट कंसल्ट करने के लिए रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है उस मैटर को उस पे एटलीस्ट 5 जजेस के द्वारा। 5 जजेस कंपल्सरी है। ऑल अदर केसेस जो भी सुप्रीम कोर्ट के पास आती है तो सिंगल जज के द्वारा वो एंड डिवीजन बेंच के द्वारा वो कर लेते हैं, सिंगल जज एंड डिवीजन बेंच के द्वारा। एंड ऑल जजमेंट आर बाय मेजोरिटी वोट। तो डेफिनेटली मेजोरिटी वोट जो उसमें जजेस होते हैं मेजोरिटी वोट करते हैं, उस पर डिसीजन लिया जाता है। डिवीजन बेंच में जो जजेस होते हैं वो वोट करते हैं और उस वोट के हिसाब से फेवर में जो होता है वही डिसीजन लिया जाता है। इफ डिफरिंग, मान लीजिए डिफर किया, अगर डिफरेंस हो सकता है जजेस के बीच में, बिकॉज एक साथ तो जो जजेस हैं वहां पे जरूरी नहीं है सबका व्यू एक ही हो, तो जजेस के बीच में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंसेस जब भी होते हैं, डिफरिंग कैन गिव डिसेंटिंग जजेस जजमेंट और ओपिनियंस। तो जब भी लगता है किसी पर्टिकुलर जज को, हो सकता है कि किसी डिवीजन बेंच में 7 जजेस हों और उसमें से 4 का ऐसा या फिर 6 का ऐसा मानना हो कि नहीं ये मैटर सही, इस हिसाब से एक जजमेंट आया, मान लीजिए कि 6 फेवर में किया और एक ने बोला कि नहीं ये मुझे ऐसा सही नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली ही कैन डिसेंट। बट जो जजमेंट आएगा वो मेजोरिटी के बेस पे आएगा, मतलब 6 वाले जीत जाएंगे, मतलब जो उनका डिसीजन होगा वही। तो मेजोरिटी एक बेस है जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है मैटर्स को जब भी कोई नॉर्मल मैटर आता है, ठीक है, अदर मैटर आता है। अब आगे बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है एंड गार्जियन कहा जाता है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड इस वजह से क्या है, इसकी इंडिपेंडेंस बिकम्स वेरी इसेंशियल, इसका इंडिपेंडेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इंडिपेंडेंस के लिए कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। तो देखिए अपॉइंट डेफिनेटली किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, विच मीन्स कैबिनेट के द्वारा, मतलब कैबिनेट एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फर्दर सीजीआई को अपॉइंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अपॉइंटमेंट तक ठीक है। लेकिन एक बात जुड़ गई है इसमें, इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी कैबिनेट चाहे सीधा बोल देगी उसी को अपॉइंट कर लिया जाएगा। इससे पहले इनको कंसल्ट करना पड़ता है मेंबर्स ऑफ जुडिशरी को, ये कंपलसरी है। और कहीं ना कहीं ये जो कंसल्टेशन है वो कर्टेल करता है एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, डेफिनेटली करता है बिकॉज अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक वे माना जाता है, एक तरीका माना जाता है जिसके द्वारा इंडिपेंडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट की बने रहती है। नेक्स्ट देखेंगे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका टेन्योर सिक्योर्ड होता है, इनका रिमूवल बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी जो होती है, टेन्योर खराब नहीं होता है। जनरली ये जो अपॉइंट होते हैं जजेस वो पूरा अपने टर्म कंप्लीट करते हैं, अनटिल अनलेस की डेथ हो गया या फिर कोई इलनेस आ गई तो अलग बात हो गई। तो दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत डिफिकल्ट ग्राउंड है, ग्राउंड मैंने बताया ही है, आपको बता ही दिया कि कैसे इंक्वायरी जो है होती है और क्या प्रोसीजर मैंने बताया, बहुत डिफिकल्ट है इनको हटाना। और इसका एग्जांपल यही है कि आज तक कोई ऐसा जज हटाया नहीं गया सुप्रीम कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस हैं इनके, जैसे कि इसका मतलब ये कि सैलरी फिक्स है इनकी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ये बेसिकली पार्लियामेंट डिसाइड करता है, लेकिन पार्लियामेंट बार बार इसको चेंज नहीं कर सकता है टू देयर डिसएडवांटेज एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये बात है। तो फिक्स सैलरी सर्विस कंडीशंस की वजह से भी इनको एक राहत अंदर से फीलिंग आती है कि मैं सैलरी को कल को कोई नहीं काटने वाला। मान लो इस पे ये डिसीजन दे दूं जो मुझे मेरे कंसाइंस से आ रहा है, मेरे विवेक से ये डिसीजन आ रहा है, मेरे जो नॉलेज के बेस पे ये मैंने जो दिया है डिसीजन, और मेरे अंदर डर नहीं होगा अगर मैं जज हूँ कि मेरी सैलरी फिक्स है, अलाउंसेस फिक्स है, मुझे हटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस जो होती हैं रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन ऑफ जजेस एंड ऑल्सो द स्टाफ्स एंड कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जैसे कि पेन पेपर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकती है, मतलब बहुत सारे खर्च होते हैं तो उनको मिला दो तो वो भी चार्ज किया जाता है
कंसोलिडेटेड फंड पे। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड मैंने आपको बताया था कि ये जब भी शब्द आए तो आप ये देखना कि यहाँ पे नॉन वोटेबल होता है, मतलब कि इसके लिए पार्लियामेंट इसको पास करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में। तो इस वजह से भी इनको जो पैसा मिलना होता है वो बड़ी आसानी से आ जाता है और इनकी फंक्शनिंग जो है इंडिपेंडेंट हो जाती है। नेक्स्ट, कंडक्ट ऑफ जजेस कैनॉट बी डिस्कस। तो इनका जो जो भी ये काम करते हैं, जो इनका नॉर्मल रूटीन है, जो ये बिजनेसेस इनका है, उससे रिलेटेड कहीं भी पार्लियामेंट वगैरह में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं भी उसका डिस्कशन नहीं हो सकता है अनटिल अनलेस की कोई इम्पीचमेंट मोशन आया है पर्टिकुलर जज के लिए, इम्पीचमेंट मोशन आ गया कि भाई इसको हटाना है इस जज को, तो उनके बिहेवियर, उनका जो कंडक्ट है, उनका जो डे टू डे बिजनेस है उसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। तो ये एक ग्राउंड है। और डिस्कशन पार्लियामेंट में होने लगे मान लो जजेस को लेकर, तो यार रोज न्यूज में आएंगे कि पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि जजेस जैसे हैं वैसे। देखिए, नहीं किया जा सकता। जुडिशरी सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इसीलिए उसके शब्द कोर्ट के आगे सुप्रीम लगा है, ताकि उसकी इंडिपेंडेंस को बनाया रखा जा सके और वो उसके जो डिसीजन हो वो काफी बेहतर हो, काफी अच्छे डिसीजन हो, उसमें कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो पॉलिटिकल, कोई प्रेशर ना हो उनके ऊपर। तो ये सारी बातें जरूरी है। आगे बढ़ते, बैन किया जाता है प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो जब रिटायर होते हैं तो वो किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी। तो ये एक, इसलिए इसको इंडिपेंडेंस का एक सोर्स मानता हूं मैं, या फिर किताबों में कहा जाता है कि अगर उनको मान लो लोभ रहेगा कि आगे चल के मैं यहाँ पे बन जाऊंगा, यहाँ पे फिर से प्रैक्टिस करूंगा, तो वो क्या है, डिसीजन किसी के फेवर में दे सकते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, बट जो एम्प्लॉयर होगा उसके फेवर में भी दे सकते हैं। तो ये भी बैन करना जरूरी है, जो कि इंडिपेंडेंस का एक पार्ट है। नेक्स्ट है, दे हैव पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो जब भी कॉन्टेम्प्ट होता है, वो कॉन्टेम्प्ट का मतलब कि उसके अगेंस्ट कोई बात आती है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसको पर्टिकुलर बंदे को या फिर कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जिसने कॉन्टेम्प्ट किया है उसको पनिश किया जा सकता है। एक्शन एंड डिस्कशन एंड डिसीजंस कैनॉट बी क्रिटिसाइज्ड। तो जो डिसीजंस लेती है सुप्रीम कोर्ट, जो एक्शंस लेती है, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। क्रिटिसाइज कोई करेगा तो डेफिनेटली कंटेम्प्ट माना जाएगा, एंड इसको कोई अपोज नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। तो अपने जो स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट, वो अपॉइंट करती है खुद ही, और ये किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके ऑफिसर्स, इसके सर्वेंट्स जो होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स वगैरह जो होते हैं, उसको अपॉइंट करने का राइट भी इन्हीं को है। तो इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव वगैरह का कोई रोल नहीं है, तो इसकी जो इंडिपेंडेंस है वो बढ़ जाती है इस प्रोविजन की वजह से। आगे बढ़ते, इट्स ज्यूरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल। तो देखिए, पार्लियामेंट इसको इंक्रीज कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, जो ज्यूरिडिक्शन है बेसिकली जुडिशरी का, उसको बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती, कर्टेल नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो डेफिनेटली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो पावर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसके किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में इंटरडिपेंडेंस होता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव और या फिर लेजिस्लेटर जो है वो सेपरेट होते हैं जुडिशरी से, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जुडिशरी को। तो सेपरेशन जो है एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज। तो सेपरेशन बहुत जरूरी है, सेपरेशन है भी हमारे यहाँ, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स 3 कैटेगरीज। तो जो सुप्रीम कोर्ट के, अब देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है, यही तक जो पॉइंट्स है वो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। अब आगे एक मैंने ऐड कर दिया इसमें कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से एडवोकेट्स काम करते हैं। तो इंडिपेंडेंस यही तक खत्म है भाई, यही तक इसको मानना, इसके आगे इंडिपेंडेंस नहीं है। ये जनरल एक बता रहा हूँ कि कौन कौन से कैटेगरी के एडवोकेट्स काम करते हैं। तो 3 कैटेगरी के एडवोकेट्स काम करते हैं। सबसे पहले होता है सीनियर एडवोकेट्स। ये ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो कि बहुत ही सीनियर होते हैं, आई मीन एबिलिटी इनकी अच्छी होती है। सीनियर इन द सेंस की एबिलिटी के मैटर पे, या फिर डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट हो, तो ऐसे जजेस को बेसिकली सीनियर एडवोकेट्स कहा जाता है।
एंड ये एडवोकेट जब काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये खुद कोई मैटर को या फिर खुद किसी पार्टी को इंट्रोड्यूस नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के सामने। इनके साथ एक जूनियर जज होता है, जूनियर जज इनके साथ घूमता रहता है और जूनियर जज सारा काम करता है, और ये बस केस को तो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ये ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में होते हैं, मतलब उसमें जो लिस्ट होती है उसमें रिकॉर्डेड होते हैं, और ये बहुत सारे काम करते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सारे काम। जैसे कि कोई पिटीशन है, कोई कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, उसका काम ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करते हैं। एक और कैटेगरी आती है जिसको अदर एडवोकेट्स कहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका नाम इंटर रहता है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में। तो ऐसे लोगों को मतलब लर्निंग प्रोसेस के लिए लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास पावर नहीं है, किसी मैटर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं सॉरी, जो कि काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शंस एंड पावर्स को हम जानते हैं। तो इसका जो ज्यूरिडिक्शन है या पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो वेराइड है, बहुत सारे ज्यूरिडिक्शन है, बहुत सारे पावर्स को फंक्शन करता है ये, जिनको डिवाइड किया गया है जैसे कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड अदर पावर्स। तो इनको एक एक करके वन बाय वन अब डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब कि ये काम जो है एक्सप्लिसिट है, मतलब कि इसको एक्सक्लूसिव ओरिजिनल कहते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब ये जो काम है एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसके अलावा कोई इसको नहीं कर सकता है। और ये ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि जब भी कोई मैटर आता है तो उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, ओरिजिनल। ठीक है, तो ओरिजिनल इसका मतलब ये है कि इस ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है बहुत सारे डिस्प्यूट्स को, जो कि डिफरेंट यूनिट्स के बीच होते रहते हैं। अब ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि डिस्प्यूट हो सकता है सेंटर एक पार्टी हो और दूसरी तरफ वन या मोर स्टेट्स हो, तो जैसे कि सेंटर वर्सेस वन और टू और मोर स्टेट्स, तो ये एक डिस्प्यूट आ सकता है। दूसरे जो कैटेगरी है डिस्प्यूट का, वो हो सकता है कि सेंटर प्लस कोई स्टेट हो, या फिर स्टेट प्लस 1 2 3 जितने भी स्टेट हो, एक पार्टी हो, वर्सेस अदर साइड में हो स्टेट्स प्लस 1 2 3 जितने स्टेट्स जितने भी हो सकते हैं। ऐसा भी केस हो सकता है सेंटर प्लस स्टेट या फिर स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स या फिर स्टेट्स, ऐसे कह सकते हैं। तो ये एक साइड होता है। नेक्स्ट आता है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। तो एक तरफ कोई स्टेट हो सकता है या फिर स्टेट्स हो सकते हैं, दूसरी तरफ भी स्टेट हो सकता है या फिर स्टेट्स हो सकते हैं। तो ये 3 तरीके के डिस्प्यूट जो आते हैं वो आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑल पावरफुल है, मतलब इसमें डिसीजन देना इसी का काम है, और किसी कोर्ट में इसको नहीं लाया जा सकता है, और पहली बार में ही इसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका 2 बात यहाँ पे नोट करने वाली है, 2 पॉइंट्स शुड बी नोटेड हियर। फर्स्ट जो है, डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व ए क्वेश्चन ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट्स डिपेंड्स। कहने का मतलब है कि जब भी लॉ से रिलेटेड मैटर ही यहाँ पे आ सकता है, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को स्टेट या फिर सेंटर लड़ते हुए लेके आ जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो लीगल राइट से रिलेटेड, लीगल राइट मतलब लॉ से रिलेटेड कोई मैटर हो, सेंटर या फिर कोई भी जो यूनिट्स हैं जिनके बीच में विवाद है, वही आ सकता है। पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं आ सकती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि कोई भी सूट, एनी सूट ब्रॉट बाय ए प्राइवेट सिटीजन कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर दिस। तो ये जब भी होगा वो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो उसी के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट की बॉडी, उसी के द्वारा लाया जा सकता है। कोई प्राइवेट, मैं चाहूँ तो कोई मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मी वर्सेस सेंटर, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत। नेक्स्ट है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी।
तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में बना था, इससे पहले भी कई सारी ट्रीटीज थी, एग्रीमेंट थी, कोवेनेंट थे, इंगेजमेंट थे एंड सेनेट्स थे, और कुछ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स रहे होंगे। तो जब भी कोई उन सब एग्रीमेंट्स के बीच में कोई विवाद हो जाए किसी सेंटर या फिर स्टेट के बीच में, तो उसको बेसिकली नहीं सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वहां पे एक्सटेंड नहीं करता है। तो पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्हीं मैटर पे डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट डील कर सकती है, उससे पहले के मैटर्स पे नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जब भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट में सीधा उसको नहीं लाया जा सकता है, इसका मैकेनिज्म अलग है। नेक्स्ट है मैटर्स रेफर टू फाइनेंस कमीशन। अगर कोई मैटर रेफर किया गया है फाइनेंस कमीशन को और कोई चाहे कि अगेन उसको सुप्रीम कोर्ट में ले चलते हैं तो नहीं हो सकता। जैसे कि सेंटर और स्टेट के बीच में टसल चलता रहता है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो वो उसको बेसिकली फाइनेंस कमीशन को ही रेफर किया जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, इसको भी सुप्रीम कोर्ट डील नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कॉमर्शियल नेचर। तो बहुत ऑर्डिनरी हो जो कॉमर्शियल नेचर का हो, सेंटर या फिर स्टेट के बीच में, स्टेट या फिर स्टेट के बीच में, उसको भी डील नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट। एंड जब भी रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर हो जाता है तो उसको भी डील नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे मैटर्स है जिसपे डील नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है 1961 में पहला सूट आया था जब वेस्ट बंगाल ने पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट के पास अगेंस्ट सेंटर, एंड मुद्दा था कि कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पास हुआ था 1957 में, जिसमें सेंटर ने जो राइट्स थे बंगाल के उसको छीन लिया था, अपने अंदर ले लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सेंटर के साथ खड़ी रही और इसको बेसिकली इस सूट को कैंसिल कर दिया। तो सेंटर का जो बोला कि ये जो लॉ पास हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो इसमें ऐसा जो वर्डिक्ट रहा। अब जो अगला जो ज्यूरिडिक्शन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का वो है रिट ज्यूरिडिक्शन। तो रिट जो होता है जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है अंडर आर्टिकल 32 कि साहब मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, इसको रीस्टोर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको रीस्टोर कर सकती है, ऑर्डर्स रिट्स वगैरह इशू करके। तो जब भी रिट इशू करती है तो रिट हैवियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सो वारंटो, सर्टिलिटी होती है। ये रिट्स पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं डिटेल में तो इनको अभी नहीं बताऊंगा। एंड ये जो ज्यूरिडिक्शन है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वो ओरिजिनल है, मतलब कि पहले अटेम्प्ट में ही कोई बंदे का अगर वायलेट हुआ है फंडामेंटल राइट तो जरूरी नहीं है कि पहले लोअर कोर्ट में जाए, मतलब हाई कोर्ट में जाए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए, सीधा वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। हालांकि अंडर आर्टिकल 226 वो हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पहले उसको हाई कोर्ट जाना है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो इस मैटर में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है, रिट ज्यूरिडिक्शन में, कि आपका जो भी फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है वहां पे आप सीधा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि मैंने बताया ना कि हाई कोर्ट के पास भी आप जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, जरूरी नहीं है कि सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो इसलिए इसको एक्सक्लूसिव नहीं कहा जा सकता, बिकॉज आपके पास ऑप्शन दोनों के पास जा सकते हो। नेक्स्ट इसका आप देखते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या है। तो अपीलेट जो ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जैसा कि मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली सक्सीड किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, बट इसने रिप्लेस कर दिया था ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को। शुरू में मैंने बताया था, याद करो उस चीज को। तो जो कि ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल जो थी वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी, लेकिन इस हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि मैं हूं अब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो कोई भी अपील हो सकता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के द्वारा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में। वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड, अपील्स इन सिविल मैटर्स से रिलेटेड हो सकता है, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अपील्स बाय स्पेशल लीव। तो इनको एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जब भी अपील होगा तो वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जब भी अपील होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में,
मतलब कि किसी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में कोई वर्डिक्ट आया तो उसके अगेंस्ट में जाके आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो कि मेरा ये हाई कोर्ट में मैं खुश नहीं हूँ ऐसे करके। तो इसका प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को जानना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो अपील होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो हो सकता है ओनली अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड। तो हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन चाहिए कि नहीं ये ठीक है, मैटर बहुत ग्रेविटी वाला है और इसमें हमने डिसीजन तो दिया है लेकिन हम सर्टिफाई कर देते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिविल मैटर। सिविल मैटर में अगर कोई मान लीजिए हाई कोर्ट में आपका वर्डिक्ट आया है और आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट में जाना, तो आप जा सकते हो फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इफ हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है दैट द केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। देखिए दूसरा अगर वो करता है, सर्टिफाई करता है दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज कि भाई अगर 20,000, ओरिजिनली क्या था कि पहले वही सिविल मैटर को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते थे। हाई कोर्ट ने मान लो आपको डिसीजन दिया लेकिन आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए और आपके फेवर में नहीं है डिसीजन, तो वही मैटर जा सकते थे पहले जिसमें 20,000 से ज्यादा का सम इन्वॉल्व हो। लेकिन इस लिमिट को रिमूव कर दिया गया 30वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1972 में आया था, उसमें ये 20,000 वाले लिमिट को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्रिमिनल मैटर में देखते हैं क्या है राइट सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं अगर क्रिमिनल मैटर में कोई वर्डिक्ट मिला है आपको हाई कोर्ट के द्वारा, तो तभी जा सकते हैं इफ हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल टू डेथ। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि पहले हाई कोर्ट ने एक आपको रिमूवल मतलब जो आपका इक्विटल मतलब कि आपको रिहाई का आदेश दे दिया, लेकिन अपील हुआ अगेंस्ट आपके अगेंस्ट, मतलब जिस बंदे ने केस किया था उसने फिर री अपील किया हाई कोर्ट में, और उस अपील पे हाई कोर्ट ने आपके जो इक्विटल है जो आपको मिला हुआ है उसको डेथ में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक मैटर ऐसा फंस रहा है जिसमें कि हाई कोर्ट ने ले लिया किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से। मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस है, क्रिमिनल केस है, और वो केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा हो और उसको क्या किया हाई कोर्ट ने उसको टेक कर लिया, मतलब अपने पास ले लिया, ट्रांसफर कर लिया, अपने पास कर लिया, एंड उसमें कन्विक्शन उसको देखने सुनने समझने के बाद उसमें आपको डेथ पेनल्टी से कन्विक्ट कर दिया। तो उस केस में भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। तो उस केस में डेफिनेटली आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई कर दे कि जो पार्टिकुलर अपील है वो फिट है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो हाई कोर्ट खुद भी सर्टिफाई करते किसी पर्टिकुलर मैटर पे कि ठीक है भाई आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जाना है तो मैं सर्टिफिकेट दे देता हूँ, जाओ। ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1970 में पार्लियामेंट ने इनलार्ज कर दिया था क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिडिक्शन को, जो कि पहले बेसिकली डेथ से रिलेटेड था, उसको थोड़ा सा चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल का इम्प्रिजनमेंट कर दिया। पहले क्या होता था, यहाँ पे देखा आपने कि जो अपील था रिवर्स करके डेथ में कन्वर्ट किया, तब जा सकते थे आप। यहाँ पे भी आपने देखा कि अगर कोई टेक मतलब सबऑर्डिनेट के कोर्ट से हाई कोर्ट ने ट्रांसफर करा लिया कोई केस और उसमें आपको डेथ दे दिया, तब जा सकते थे। लेकिन बाद में 1970 में इसको बेसिकली और बड़ा कर दिया गया। अपीलेट वाले को बोला गया कि अगर हाई कोर्ट इनफैक्ट अगर कोई अपील के बाद मान लीजिए री अपील के बाद इम्प्रिजनमेंट आपको लाइफ का देती है या फिर 10 साल का देती है, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। या फिर किसी कोर्ट से ट्रांसफर करा के, सबऑर्डिनेट कोर्ट से ट्रांसफर करा के हाई कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया, डेथ का नहीं बट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ फॉर 10 ईयर्स, तो उस केस में भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में अपीलेट वाले ज्यूरिडिक्शन को और बढ़ा दिया गया 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट है अपील बाय स्पेशल लीव। अब ये क्या है, देखिए जब भी सुप्रीम कोर्ट चाहे आपको कहीं से भी वर्डिक्ट मिला हो, मान लो आपको कोई भी सजा मिल गई किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट में चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में, कहीं भी आपको सजा मिल गई, उसको स्पेशल लीव के द्वारा वो अपने पास ले सकती है, अपने पास लेगी, उसकी सुनवाई करेगी और उसके हिसाब से आपको सजा सुनाई जा सकती है।
तो ये है अपील बाय स्पेशल लीव। लेकिन इस केस में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मिलिट्री ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई जो वर्डिक्ट आया है या फिर कोर्ट मार्शल आया है, उसमें अपील नहीं किया जा सकता है, अपील बाय स्पेशल लीव नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो बहुत सारे जुरिडिक्शन हम चर्चा कर रहे हैं, अगला आ गया यहाँ पे एडवाइजरी जुरिडिक्शन, इसको भी देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है। कहने का मतलब जब भी प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 कोई मैटर रेफर करते हैं, ओपिनियन लेने के लिए जनरली करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देती है। तो बेसिकली क्वेश्चन, कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसपे प्रेसिडेंट रेफर करते हैं मैटर्स को। तो पहला ग्राउंड ये है कि ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो कि लगता है प्रेसिडेंट को कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है और इसको डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को भेजना चाहिए, उस केस में सुप्रीम कोर्ट को मान लो वो मैटर भेजा, रेफर किया प्रेसिडेंट ने, तो सुप्रीम कोर्ट उसको या तो अपना ओपिनियन टेंडर कर सकती है, मतलब ओपिनियन दे सकती है, या फिर रिफ्यूज कर सकती है कि मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है, अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर उसके पास जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट एक ग्राउंड हो सकता है जब प्रेसिडेंट कोई डिस्प्यूट है एराइज हो रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की वजह से, या फिर एग्रीमेंट की वजह से, या कोविनेंट, या फिर एंगेजमेंट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाली भी ट्रीटियां आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, उनके वजह से कोई डिस्प्यूट एराइज हो गया है और उस मैटर को रेफर करना चाहते हैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को, तो रेफर तो कर सकते हैं। और उस केस में डेफिनेटली जो ओपिनियन होगा सुप्रीम कोर्ट का वो देना ही पड़ेगा। इट इज मस्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन, तो यहाँ पे देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो ओपिनियन मिलता है सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट को, वो ओपिनियन उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, ओनली एडवाइजरी होगा। वो चाहे तो उसको मान सकते हैं, चाहे नहीं तो नहीं मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अगला जो फंक्शन, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो है कि अब सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पे, इनके जजमेंट्स, इनके प्रोसीडिंग्स, इनके एक्ट्स, सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं एंड इनको फ्यूचर में एविडेंस की तरह यूज भी किया जा सकता है कि भाई ये मैटर एक बार आया था तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था, तो यहाँ पे ठीक है, इसको इवेंट एविडेंस के तौर पे इसको डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट से रिलेटेड, पनिश कर सकते किसी को भी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म अप टू 6 मंथ का हो सकता है, 6 महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है अगर कंटेम्प्ट किया आपने, या फिर 20-2,000 रुपए का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसको थोड़ा समझ लें क्या हो सकता है। तो सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों में भी हो सकता है। सिविल मैटर में क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो विलफुली डिसओबीडियंस करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा को इच्छा अनुसार नहीं मानता है, या फिर विलफुल ब्रीच करता है किसी भी अंडरटेकिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है, तो उसको माना जाएगा कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, जो नेचर है वो सिविल है। एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसको कहेंगे, जब भी कोई पब्लिकेशन कर दे कोई भी मैटर जो है पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का, और डूइंग कोई भी मैटर हो जिसको पब्लिक कर दिया जाए, जिसको पब्लिकेशन जिसका हो जाए, कोई भी कर दे जो कि नहीं की जा सकती है, तब भी माना जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। या फिर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से स्कैंडलाइज हो जा रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी लोअर हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो उस केस को भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा एक्ट हो जिसकी वजह से जो इज्जत है सुप्रीम कोर्ट की, जो प्रिजुडिसेस और इंटरफियर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो जो कार्रवाई है उसमें इंटरफियरेंस आ जाए तो उसको भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा एक्ट हो जाए जिसकी वजह से इंटरफियर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन अदर मैनर, तो ये सारे ग्राउंड है जिसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट में रखा गया है। नेक्स्ट है लेकिन इनोसेंट पब्लिकेशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर्स, या फिर फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट, वो हम लोग कंटेम्प्ट नहीं मान सकते हैं। डेफिनेटली मीडिया जो है क्रिटिसाइज भी करती है, लेकिन फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत सलत तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे या फिर गलत पब्लिकेशन हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता।
नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट जो पावर है वो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। इस पे तो मैंने वीडियो भी आपको ऑलरेडी दिया है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। इस जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत एग्जामिन करती है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो होता क्या है, जो भी एक्ट वैक्ट बनता है उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, उसकी जांच पड़ताल करती है जुडिशियल रिव्यू, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो जो फाइनल जो इंटरप्रेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब है मतलब निकालना, जो भी प्रोविजंस है उनका मतलब क्या है, उसका जो फाइनल पावर है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है। नेक्स्ट है अदर पावर्स। इसके कुछ अदर भी पावर्स हैं, जैसे कि ये डिसाइड करती है जब भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, उस मैटर को डिसाइड करने का पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये जो इसके अदर पावर में एक और आता है वो है इट इंक्वायर्स इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को जब लगता है कि ठीक है यार, यहाँ पे लग रहा है कि चेयरमैन जो है यूपीएससी का या फिर कोई मेंबर जो यूपीएससी का है वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मैटर को रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट उसको इंक्वायर करेगा और वो बताएगा कि ठीक है ये सच में है ऐसा, तो ठीक है। अगर बोला कि नहीं ऐसा नहीं है तो भी ठीक है। अगर जो भी वो एडवाइस टेंडर करेगा वो होगा प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग, मतलब उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। आगे बढ़ते ये रिव्यू कर सकता है अपने ही जजमेंट को। तो कई बार इसने अपने खुद के जजमेंट या फिर ऑर्डर को रिव्यू किया है, उसको इनफैक्ट इसने चेंज भी किया है, जैसे कि केशवानंदा भारती केस में उससे पहले गोलकनाथ वाले केस को रिवर्स कर दिया था इसने, तो ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है इट इज ऑथराइज्ड टू विड्रॉ और ट्रांसफर ए केस ऑफ अपील पेंडिंग बिफोर द वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो डेफिनेटली या तो ये दो चीज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट से बोलेगा कि ये मैटर मुझे दे दो, तो उस पर वो डील करेगा, या फिर ये क्या कर सकता है हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, किसी इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट को मैटर दे सकता है, या फिर इस हाई कोर्ट से किसी अदर हाई कोर्ट को ये मैटर दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा करता है सुप्रीम कोर्ट। देन इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी कोर्ट्स हैं सारे, इसके नीचे जो भी हैं, तो इसके जो लॉ होते हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होता है, उनको मानना ही पड़ता है। तो सारी जो कोर्ट्स होती हैं इनके बिलो वो इस हिसाब से काम करती हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट को एड कर सके, सहायता कर सके। नेक्स्ट है इट हैज पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। तो डेफिनेटली सुपरवाइज करती रहती है ये। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन ओवर द यूनियन लिस्ट कैन बी इनलार्ज बाय पार्लियामेंट। तो जो यूनियन लिस्ट के ऊपर जो जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसको बढ़ाया जा सकता है बट कम नहीं किया जा सकता है। और अदर जो मैटर्स हैं यूनियन लिस्ट के अलावा भी कई सारे मैटर्स हैं, उनको इनलार्ज किया जा सकता है बाय स्पेशल एग्रीमेंट ऑफ स्टेट एंड सेंटर। स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाए तो बाकी मैटर पे भी इसके जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का, जो जुडिक्शन है, उसको इनलार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका काम ये है कि आपको रिवाइज करना है। रिवाइज के लिए मैं पीडीएफ दूंगा लास्ट में, एंड ऐसे ही करके सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका नोट्स की तरह। पूरा आप अच्छे से लर्न भी कर रहे हो, एक एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।